हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 18। और आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम का आखिरी टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक जो कि है एंजियोस्पर्म, उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं कुशान मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए हम हमारा आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं जो कि है एंजियोस्पर्म। तो फिर सभी अभी हेडिंग दे लीजिए, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब आप जब आपके घर से निकलेंगे और आपको कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट दिखेगा वही हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्लावर एंड सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। अभी मैंने जो ये पॉइंट अभी आपको बोला कि द ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन आर एनक्लोज्ड इन फ्लावर एंड सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, क्या ये दोनों पॉइंट आपको प्रॉपर वे से चमका? चलिए अभी इस दोनों पॉइंट का प्रॉपर डाइसेक्शन कर लेते हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। मैंने जिम्नोस्पर्म में आपको क्या बोला था? जिम्नोस्पर्म में मैंने समझाया था कि ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म बट ओवरी आर एब्सेंट। ओवरीज आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। चलिए एक सेकंड, ये आपको लिख भी देता हूं तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। रुकिए जरा सा। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला कि ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड ओवरी आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स विल बी कन्वर्टेड टू सीड एंड सीड आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या किस में कन्वर्ट होता है? क्या बोला था बोलिए? मैं जस्ट लास्ट क्लास में समझाया था इसको आपको कि ओवरी कौन से चीज में कन्वर्ट होता है जिम्नोस्पर्म में। बोलिए, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट विल बी एब्सेंट बिकॉज ओवरी इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। अच्छा, इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, देखिए। तो फिर इन दोनों पॉइंट से अभी हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को स्टडी करके बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स in which ovules are not enclosed by ovary before fertilization and seeds are not enclosed by fruit after fertilization. Ovules are not enclosed by ovary before fertilization and seeds are not enclosed by fruit after fertilization. अच्छा, लिख देता हूं इसे भी। अच्छा, तो फिर ये चीज आपको शायद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जिम्नोस्पर्म में हम लोग सीड और या फिर ओव्यूल्स का क्या सिनेरियो रहता है कि हम लोग ने अभी लिखा, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड सीड आर नॉट एनक्लोज्ड बाय फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एंजियोस्पर्म में क्या बोल सकते हैं? चलिए अभी देख लेते हैं एंजियोस्पर्म में हम लोग इसके रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा, एंजियोस्पर्म में हम लोग इसके रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि ओव्यूल्स आर प्रेजेंट सो सीड विल बी प्रेजेंट एंड ओवरी आर आल्सो प्रेजेंट सो फ्रूट विल बी प्रेजेंट। और एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट सो सीड विल बी प्रेजेंट एंड ओवरी आर प्रेजेंट सो fruit will be present and before fertilization ovules are covered by ovary, ovules are enclosed by ovary before fertilization and seeds are enclosed by fruit after fertilization। तो फिर चलिए अभी इसको लिख देते हैं, देख लीजिए। ovules present so seed will be present and ovary is present so fruit will be present and हम लोग अभी लिखेंगे
कि ovules are covered by ovary, ovules are enclosed in ovary before fertilization and seeds are enclosed in fruit after fertilization. तो फिर आप इन दोनों पॉइंट को कंपेयर करके आपको जरूर समझ अभी तक आ गया होगा कि मैंने इस ऊपर दोनों पॉइंट में एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने बोला है कि पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन फ्लावर, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल विल रिसाइड इनसाइड द फ्लावर एंड द सीड्स विल बी एनक्लोज्ड बाय फ्रूट after the fertilization in angiosperm. The seed will be enclosed by fruit after fertilization in angiosperm. तो फिर अभी आप इतना जल्दी से पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरह मूव ऑन कर जाएंगे। पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई गेस अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा, तो फिर मैं अभी इसे मिटा देता हूं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के बारे में। चलिए देख लेते हैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा हो जाता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म हमारा हो जाएगा उल्फिया, एंड अगर हम हमारे लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो फिर वो हमारा हो जाएगा यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस विल बी द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म एंड उल्फिया विल बी द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। चलिए, Ulfia will be the smallest angiosperm and eucalyptus will be the largest angiosperm. Eucalyptus, the height of eucalyptus tree that ranges up to 100 meter. Height of eucalyptus tree का लंबाई जो होता है वो 100 मीटर के बराबर हो जाता है। चलिए इसे भी लिख देते हैं। Approx 100 मीटर हमारा एंजियोस्पर्म का हाइट हो जाता है, या फिर जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है जो कि है यूकैलिप्टस, उसका हाइट अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर हो जाता है। बहुत लंबा लंबा पेड़ होता है यूकैलिप्टस। चलिए, अभी हम हमारे एंजियोस्पर्म के दो क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वो दो क्लास कौन कौन से हैं? वो दो क्लास हो जाएगा हमारा डाइकोटाइलेडन और एक क्लास हो जाएगा हमारा मोनोकोटाइलेडन। अच्छा, डाइकोटाइलेडन कौन से एंजियोस्पर्म को हम लोग कहेंगे? जिन एंजियोस्पर्म के सीड में दो कोटाइलेडन प्रेजेंट है उन्हें हम लोग डाइकोटाइलेडन कहेंगे, एंड जिन एंजियोस्पर्म के सीड में सिंगल कोटाइलेडन प्रेजेंट होगा उन्हें हम मोनोकोटाइलेडन कह देंगे। चलिए देख लेते हैं अभी। डाइकोटाइलेडन में मैंने क्या कहा? द एंजियोस्पर्म इन विच सीड कंटेन टू कोटाइलेडन। अभी कोटाइलेडन क्या है? मैं जो टर्म रिपीटेडली यूज कर रहा हूं कोटाइलेडन्स, कोटाइलेडन एग्जैक्टली क्या है? कोटाइलेडन्स आर द एम्ब्रियोनिक लीफ प्रेजेंट इन द सीड ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। कोटाइलेडन क्या है? कोटाइलेडन्स आर द एम्ब्रियोनिक सीड या फिर एम्ब्रियोनिक लीव्स प्रेजेंट इन द सीड ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। यहां पर लिख देंगे हम लोग सीड्स हैविंग टू कोटाइलेडन डाइकॉट्स में। अच्छा, एंड मोनोकॉट में हम लोग क्या लिखेंगे? मोनोकॉट में हम लोग लिखेंगे सीड्स हैविंग सिंगल कोटाइलेडन। अच्छा, कोटाइलेडन तो आपको बोल दिया है। कोटाइलेडन क्या है? कोटाइलेडन्स आर द एम्ब्रियोनिक लीफ प्रेजेंट इन द सीड ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके लीफ के बारे में। डाइकोटाइलेडन या फिर डाइकॉट्स में कैसा लीफ पाया जाएगा? डाइकॉट्स में जो लीफ पाया जाएगा उसमें रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट रहता है, एंड मोनोकॉट में जो हमारा लीफ पाया जाएगा उसमें पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होगा। तो फिर चलिए लिख लेते हैं इसे भी। डाइकॉट में प्रेजेंट होगा हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। अगर रेटिकुलेट वेनेशन वाले लीफ का फिगर हमको ड्रॉ करना बोला जाए तो फिर हम ऐसा एक लीफ बना सकते हैं। अच्छा, ये है हमारा लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन। अभी मोनोकॉट में कैसा वेनेशन पाया जाएगा लीफ में? मोनोकॉट में हमारा पाया जाएगा पैरेलल वेनेशन। चलिए लिख देते हैं।
पैरेलल वेनेशन फाउंड इन लीव्स, लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। अगर हम लोग इस पैरेलल वेनेशन वाले लीव का फिगर ड्रॉ करें तो हम कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर ये हमारा एक फिगर हो गया पैरेलल वेनेशन वाले लीफ का। अच्छा, अगर अभी हम फ्लावर का बात करें तो फिर हम लोग बोल सकते हैं डाइकॉट में टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर्स आर फाउंड। डाइकॉट में टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर पाया जाता है। टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर का मतलब क्या है? मतलब अ फ्लावर विल कंटेन 4 to 5 मेंबर इन अ फ्लोरल होल। ये हो गया हमारा टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर। एंड मोनोकॉट में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइमेरस फ्लावर्स आर फाउंड। मतलब अ फ्लावर विल कंटेन 3 मेंबर्स, अ फ्लावर विल कंटेन 3 मेंबर्स इन अ फ्लोरल होल। चलिए लिख देते हैं इसे भी। फ्लावर कंटेन 4 to 5 मेंबर्स इन अ फ्लोरल होल। और अभी अगर हम मोनोकॉट के बारे में बात करें तो फिर हम बोल सकते हैं ट्राइमेरस फ्लावर्स आर फाउंड। ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब क्या है? ट्राइमेरस फ्लावर हो जाएगा हमारा 3 मेंबर्स, अ फ्लावर विल कंटेन 3 मेंबर्स इन अ फ्लोरल होल। फ्लावर विल कंटेन 3 मेंबर्स इन अ फ्लोरल होल। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया डाइकॉट एंड मोनोकॉट वाला सेक्शन। चलिए अभी डाइकॉट एंड मोनोकॉट का कुछ एग्जांपल्स भी जान लेते हैं। पहले आप लोग ये ऊपर का वाला पोर्शन आपका लिखना हो गया है। ये ऊपर का वाला 2 पॉइंट जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो आपका लिखना हो गया है। तो फिर मैं इसको ऊपर से ही एग्जाम्पल लिख दूंगा। रुकिए एक सेकेंड। तो फिर डाइकॉट के एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि टोमेटो, लेडी फिंगर, फिर जिंजर, ये हो गया हमारा डाइकॉट का एग्जाम्पल। एक सेकेंड लिख देते हैं। ये हो गया हमारा डाइकोटाइलेटन्स का एग्जाम्पल। और मोनोकॉट्स में हम लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? मोनोकॉट्स में हम लोग दे सकते हैं ग्रेन, जिंजर, फिर हमारा बनाना हो गया। ये सारे हमारे मोनोकॉट्स हो जाएंगे। ज्यादातर ग्रेन्स जिन्हें हम खाएंगे वो सभी मोनोकॉट कैटेगरी या फिर मोनोकॉट क्लास में ही फॉल करते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा मोनोकोटाइलेडन्स का एग्जाम्पल। तो फिर अभी के लिए आप इतना जल्दी से लिख लीजिए। अगर आपके नीचे स्पेस बचा है तो फिर ये सारा आप एग्जाम्पल पॉइंट देके नीचे भी लिख सकते हैं। इसको भी रेस्पेक्टिवली आप लोग नीचे लिख सकते हैं। मेरा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो फिर आप पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा। तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूँ। आई होप आपको अभी तक मोनोकॉट और डाइकॉट का सारा पॉइंट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हुए से समझ आ गया होगा। चलिए अभी सभी हेडिंग दे लीजिए, फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म। हम लोग अभी एक एंजियोस्पर्म का फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट्स पाया जाता है उनको प्रॉपर एक डायग्राम ड्रॉ करके देख लेंगे। चलिए, एंजियोस्पर्म के फ्लावर के बारे में हम लोग पहला पॉइंट ही बोल सकते हैं कि इट इज अ मॉडिफाइड शूट। इट इज अ मॉडिफाइड शूट या फिर इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम, फ्लावर इज मॉडिफाइड फ्रॉम शूट या फिर स्टेम। शूट या फिर स्टेम हमारा जो होगा उसके मॉडिफिकेशन से ही फ्लावर का निर्माण हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो फिर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होगा? फ्लावर का फॉर्मेशन होगा शूट या फिर स्टेम के मॉडिफिकेशन से। शूट या फिर स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही हमारा फ्लावर का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बता सकते हैं द फ्लोरल अपेंडेजेस अराइजेस फ्रॉम नोड्स या फिर इंटरनोड। नोड्स एंड इंटरनोड से ही हमारा फ्लावर का जो मेंबर है, फ्लावर का जो पार्ट्स है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे द फ्लोरल अपेंडेजेस अराइजेस फ्रॉम नोड्स एंड इंटरनोड।
तो फिर हम सभी को बताएं स्टेम में नोड्स या फिर इंटरनोड्स रहता है। स्टेम में नोड्स या फिर इंटरनोड्स रहता है। स्टेम में नोड्स से क्या ग्रोथ होता है? स्टेम में अगर नोड्स से हमारा लीफ या फिर ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर अगर स्टेम में नोड्स है, अगर स्टेम में नोड्स प्रेजेंट है तो फिर फ्लावर में भी ऑब्वियसली नोड्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारा फ्लावर भी तो स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही बन रहा है। हमारा फ्लावर भी तो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बन रहा है, तो फिर फ्लावर में भी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होगा। इंटरनोड क्या है? आप सोच रहे हैं बार बार नोड्स एंड इंटरनोड बोल रहा हूं। इंटरनोड क्या है? द रीजन बिटवीन टू नोड्स आर नोन एज इंटरनोड। अगर ये दोनों हमारा नोड्स हो गया तो फिर इन दोनों नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है या फिर इन दोनों नोड्स के बीच का जो रीजन है, इसे हम लोग इंटरनोड बोल देंगे। तो फिर द रीजन बिटवीन टू नोड्स आर नोन एज इंटरनोड। अच्छा, तो फिर मैं क्या बोल रहा था, हमारा स्टेम में नोड्स या फिर इंटरनोड्स प्रेजेंट है, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा फ्लावर में भी नोड्स या फिर इंटरनोड्स प्रेजेंट होगा। फ्लावर में नोड्स या फिर इंटरनोड्स प्रेजेंट होगा। जो हमारा फ्लोरल अपेंडेजेस है, फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब जो फ्लावर का पार्ट्स होता है, उसे ही हम लोग फ्लोरल अपेंडेजेस बोल रहे हैं। तो फिर हमारा जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उनका ग्रोथ नोड्स या फिर इंटरनोड्स में से ही होगा। उनका ग्रोथ नोड्स या फिर इंटरनोड्स से ही होगा, यही इस पॉइंट में बताया गया है। चलिए अभी हम एक फ्लावर का प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उनके सारे पार्ट को अभी के अभी समझ लेंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से। तो फिर हमारा ये एक रफ डायग्राम ऑफ अ फ्लावर हो गया। मतलब ये बहुत सारा आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं है, थोड़ा मैंने रफ यूं ही आपके समझने के लिए ड्रॉ कर दिया हूँ। अभी चलिए इसका प्रॉपर पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा हो जाएगा पेटल, इसे हम लोग बोलेंगे पेटल। एंड द कलेक्शन ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। The collection of petals is known as corolla. And इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेपल्स। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेपल। एंड द कलेक्शन ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स। तो फिर प्लांट में या फिर फ्लावर में, एक फ्लावर में जितने भी पेटल्स प्रेजेंट हैं उन सभी को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं कोरोला। उन सभी को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं कोरोला। एंड जो हमारा सेपल है, जो हमारा प्लांट में या फिर फ्लावर में जितने भी सेपल्स प्रेजेंट है उन सभी को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं कैलिक्स। इसीलिए मैंने अभी लिखा कि कलेक्शन ऑफ पेटल्स आर नोन एज कोरोला एंड कलेक्शन ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स। अच्छा, तो फिर अभी हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। देख लीजिए ये है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड इसे हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। लिख देते हैं इसे। पिस्टिल को मैंने अभी क्या बोला? इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, पिस्टिल को हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। पिस्टिल को हम लोग और भी बोल सकते हैं, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग और एक नाम से भी बोल सकते हैं, गाइनोशियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। लिख देते हैं। अच्छा, फिर हमारा मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो हो जाएगा स्टैमेन। ये है स्टैमेन एंड दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। एंड मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कह सकते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी देखिए जो हमारा फ्लावर का
दो टाइप का पार्ट्स होता है। फ्लावर के इतने सारे पार्ट्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा एसेंशियल पार्ट्स या फिर एसेंशियल होल्स, और एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल होल्स। द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या फिर दोज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर which participate in reproduction, which participate in sexual reproduction are known as essential whole, are known as essential whole। तो फिर देखिए यहाँ पर मैंने जो फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन को लिखा, इन दोनों पार्ट को एक साथ हम लोग एसेंशियल होल्ड्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड मैंने जो ये दोनों पार्ट्स लिखा, पेटल्स एंड सेपल्स, दिस आर द नॉन एसेंशियल होल्ड्स। इसे हम लोग इसे नॉन एसेंशियल होल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिस पार्ट्स या फिर दिस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इन दोनों पार्ट्स को एक साथ हम लोग नॉन एसेंशियल होल्ड्स भी बोल सकते हैं। चलिए इसे भी लिख देते हैं। एंड इन दोनों पार्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी या फिर नॉन एसेंशियल होल्ड, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। आप थोड़ा सा समझ लेंगे, मेरे यहाँ पर थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा एरो देके इन दोनों पार्ट को नोटिफाई करवा दिया। अच्छा, फ्लावर का ये जो बेस है, ये जो फ्लावर का बेस है जिसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है, देखिए मैं बोल रहा था ना तभी नोड्स एंड इंटरनोड्स फ्लावर के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। देखिए ये है हमारा एक नोड, ये है हमारा एक नोड, ये हो जाएगा हमारा और एक नोड, ये हो जाएगा हमारा और एक नोड, ये सारा फ्लावर का नोड्स हो गया। और इंटरनोड्स क्या है? इन दोनों नोड्स के बीच का जो रीजन है, इन दोनों नोड्स के बीच का जो रीजन है उसे ही हम लोग इंटरनोड्स बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर फ्लावर का ये जो बेसल वाला पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं थैलामस। ये जो बेसल वाला फ्लावर का रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं थैलामस। तो फिर चलिए, तो फिर ये हो गया आपका एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का पूरा प्रॉपर डायग्राम। एंड आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एसेंशियल होल्ड एंड नॉन एसेंशियल होल्ड या फिर एक्सेसरी होल्ड, वो सभी आपको अच्छे तरह से हमने समझा दिया। तो फिर आप इतना पहले जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें नोट कर लिया होगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। मैंने आज के लेक्चर में एंजियोस्पर्म के बारे में जो कुछ अभी तक बताया है आपको, एंजियोस्पर्म अभी कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि मैं एंजियोस्पर्म में 3 लेक्चर प्लान किया हूँ एंजियोस्पर्म के बारे में। एक लेक्चर में ये तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया एंजियोस्पर्म का। सेकेंड जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा इसके मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। इसके मेल सेक्स ऑर्गन जो स्टेमन है, इसका प्रॉपर पार्ट्स, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग समझेंगे। और स्टेमन में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस भी हम लोग समझ लेंगे। और इसका थर्ड जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम लोग इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर पिस्टल को प्रॉपर वे से डाइसेक्ट कर लेंगे। तो फिर आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।